अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं नवीद अहमद और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री विद नवीद चैनल के ऊपर। तमाम न्यू सब्सक्राइबर को इस चैनल के ऊपर खुशामदीद, वेलकम। और जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही अहम और अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम से मिलती रहे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को और एलोट्रॉपी को। तो वन बाय वन करके दोनों को स्टार्ट करते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को भी देखेंगे और टाइप्स ऑफ सॉलिड को भी चेक करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड से। टाइप्स ऑफ सॉलिड से। अब सॉलिड को हमने पहले डिटेल के साथ पढ़ लिया। सॉलिड होता क्या है? सॉलिड हम कहते हैं टाइप ऑफ मैटर है जिसके अंदर क्लोजली पैकिंग होती है किस चीज की? मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की। पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये क्लोजली पैक्ड होने की वजह क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ये क्लोजली क्या होते हैं? पैक्ड होते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ सॉलिड को पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड देखे इस सॉलिड को फिर आगे फर्दर डिवाइड किया गया टू टाइप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बेसिस के ऊपर इसको डिवाइड कर दिए गए। कितनी टाइप्स के अंदर जी? टू टाइप्स के अंदर। और एक होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरी फॉर्म इसकी आ जाती है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड्स। और ये किसकी बेसिस के ऊपर है? ये अरेंजमेंट की बेसिस के ऊपर है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट के ऊपर इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया। एक को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरे को एमॉर्फस सॉलिड का नाम दे दिया गया। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और एमॉर्फस सॉलिड क्या है, दोनों को डिवाइड करते हैं और दोनों के दरमियान फिर डिफरेंस भी चेक करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ टाइप ऑफ सॉलिड इन विच या टाइप्स ऑफ सॉलिड having specific geometry, having specific geometry। ज्योमेट्री का मतलब क्या है? हैविंग स्पेसिफिक शेप, एक खास शक्ल होती है। हैविंग स्पेसिफिक शेप, बात क्लियर? कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो वाले सॉलिड्स होंगे जिनकी एक खास शेप होती है, जिसके अंदर खास अरेंजमेंट होती है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है जिसके अंदर, उसको आप क्या बोलोगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलोगे। और इसकी जो शेप क्या होते हैं इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन थ्री डायमेंशनल, इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन 3D डायमेंशनल पैटर्न, उसको आप क्या बोलोगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मिसाल के तौर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से हैं आप लिख सकते हो। साल्ट, NaCl जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स जो अरेंज होते हैं वो खास डायमेंशन से अरेंज होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न से अरेंज होते हैं। आगे आ जाए, दूसरी फॉर्म है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस जो है इस वर्ड का मतलब क्या होता है? शेपलेस। अब इसी से इसको डिफाइन करो कि एमॉर्फस सॉलिड कौन से सॉलिड होंगे? एमॉर्फस सॉलिड्स आर द सॉलिड्स व्हिच आर शेपलेस। ये क्या होंगे? शेपलेस होते हैं, शेपलेस। अब यहां पे हमने कहा कि स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, तो एमॉर्फस सॉलिड की स्पेसिफिक ज्योमेट्री नहीं होती है। ये किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे? एग्जिस्ट इन पाउडर फॉर्म। बात क्लियर? उनकी खास शेप होती है, उस शेप के अंदर पाए जाएंगे, जैसे क्यूबिक हो गया, ठीक है, इस तरह वो उस फॉर्म्स के अंदर पाए जाएंगे। जबकि अगर आप एमॉर्फस की फॉर्म बात करो तो वो शेपलेस होते हैं, पाउडर की फॉर्म के अंदर होते हैं, और इनके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कोई खास नहीं होती है। पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड, पार्टिकल आर नॉट अरेंज्ड किस तरह जी? 3D डायमेंशनल की तरह, खास पैटर्न नहीं होता। पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन 3D डायमेंशनल, 3D डायमेंशन। बात क्लियर? दोनों के डिफरेंस क्या हो गया? डेफिनेशन हमने कर दी दोनों की। एक की खास शेप होगी
एक ही शेप नहीं होती है, एक खास शेप के अंदर पाया जाता है, दूसरा पाउडर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक जो है उसकी एग्जांपल हमने लिख दी NaCl, एमार्फस की सॉलिड, आप एमार्फस सॉलिड की एग्जांपल आप लिखो ग्लास, ग्लास, प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया, ग्लास होगी, प्लास्टिक हो गया, वैक्सेस जितनी भी है देखिए ये सारी की सारी क्या है, और ये सारी किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो एक के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होगी, रेगुलर अरेंजमेंट देख ले इस तरह, ये रेगुलर अरेंजमेंट है कि पार्टिकल्स जो खास डायमेंशन के साथ अरेंज है, ठीक हो गया। अब इसकी अरेंजमेंट को आप चेक करो तो कोई खास पैटर्न नहीं होगा, कोई खास पैटर्न नहीं होगा, जैसे यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऐसे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होगा। इसको आप क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड। दोनों की प्रॉपर्टीज को डिफरेंस में देख लेते हैं, क्या क्या फर्क है। नेक्स्ट हम जो है इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे कि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज और फिर उनको कंपेयर करते हैं। प्रॉपर्टीज, सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज है, एमार्फस सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो है वो शार्प होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बिल्कुल नीचे कि शार्प, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब इसको बताते हैं कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं। इसके अब कंपैरिजन में मैं लेके आ गया हूं, तो यहाँ पे जो बात लिखेंगे उसके बिल्कुल उलट बात यहाँ पे लिखेंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर शार्प है तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, नॉट शार्प, नॉट शार्प। अब देखिए शार्प का मतलब क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट का मतलब होना है लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाना सॉलिड का, सॉलिड का लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाना मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, खास टेंपरेचर होगा जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड क्या होगा, मेल्ट करेगा। अब हमने कहा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। शार्प किस वजह से, क्योंकि देखिए पार्टिकल्स की अरेंजमेंट यहाँ पे हमने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, मतलब एक खास शक्ल होती है, एक खास तरीके के साथ अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। तो उस वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। शार्प किसको बोलेंगे, मिसाल के तौर पे कोई भी एक सॉलिड आपके पास, कोई भी एक सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 70 है। अब 70 मेल्टिंग पॉइंट है, उसका क्रिस्टलाइन सॉलिड कोई भी है उसका मेल्टिंग पॉइंट 70 है। उसका मतलब क्या होगा कि 70 टेंपरेचर, जब तक 70 टेंपरेचर पहुंचेगा उसके ऊपर सारा का सारा जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाना जरूरी है, वो मेल्ट हो जाएगा। शार्प इसलिए हम बोलते हैं कि 70 अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट है तो 70 के ऊपर वो सारा का सारा सॉलिड क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जबकि अगर आप इसके केस में बात करो, हमने कहा शार्प नहीं होता, तो शार्प नहीं होता फिर क्या होता है, वाइड रेंज होती है यहाँ पे, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, लंबी। यहाँ पे ये नहीं है कि 70 के ऊपर, वाइड रेंज होती है, किसी भी टेंपरेचर के ऊपर ये क्या कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। दोनों के अंदर ये फर्क आ जाएगा। दूसरा देखिए, पहला फर्क तो आ गया मेल्टिंग पॉइंट का, दूसरा फर्क इसके अंदर क्या है, दूसरा डिफरेंस चेक करते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। दूसरी शेप की बात कर लेते हैं, शेप की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की स्पेसिफिक शेप होती है, यहां पे लिखो स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक शेप। अब इसके हमने उलट बात वहां पे लिखनी है, एमार्फस सॉलिड की शेप होगी फिर नहीं होगी, स्पेसिफिक शेप यहाँ पे है, यहाँ पे नॉट स्पेसिफिक शेप, नो स्पेसिफिक शेप, नो स्पेसिफिक शेप। बात क्लियर। ये एक खास फॉर्म के अंदर पाए जाएंगे, ये किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ये पाउडर फॉर्म के अंदर, पाउडर फॉर्म के अंदर, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हमने बात कर ली मेल्टिंग पॉइंट, दूसरी प्रॉपर्टी हमने बात कर ली शेप की, तीसरी प्रॉपर्टी है प्लेन ऑफ क्लीवेज, तीसरी प्रॉपर्टी है प्लेन ऑफ क्लीवेज। प्लेन ऑफ क्लीवेज का क्या मतलब है, प्लेन ऑफ क्लीवेज का मतलब है अगर हम किसी सॉलिड को तोड़ देते हैं किसी चीज की मदद के साथ, हैमर्ड, हैमर्ड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है बुक के अंदर, अगर आप किसी चीज को तोड़ देते हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में प्लेन ऑफ क्लीवेज क्या है और इसके केस में प्लेन ऑफ क्लीवेज क्या होगा, उसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा बोर्ड रब कर लेते ताकि आपको बोर्ड ऊपर सही नजर आए।
प्लेन ऑफ क्लीवेज क्या है, अब ऊपर आपको सही नजर आएगा। प्लेन ऑफ क्लीवेज का मतलब है अगर किसी सॉलिड को आप किसी चीज की मदद के साथ तोड़ देते हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में क्या होगा फिर, और एमॉर्फस सॉलिड के केस में क्या होगा। क्लीवेज का मतलब है तोड़ देना। अब जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ा जाएगा तो ये एक खास एंगल के अंदर टूटेंगे, स्पेसिफिक एंगल के अंदर टूटेंगे। अगर इसके जो छोटे छोटे पीसेस भी देखोगे स्पेसिफिक एंगल के अंदर टूटेंगे। लेकिन यहाँ पे तो प्लेन ऑफ क्लीवेज है, एमॉर्फस के केस में क्या लिखोगे, नो प्लेन ऑफ क्लीवेज, नो प्लेन ऑफ क्लीवेज। यहाँ पे इसको आप तोड़ गए, इसके जो तोड़ोगे उसके बाद जो आएगा उसके एंगल्स होंगे। ये ऑलरेडी किस फॉर्म के अंदर हमने पहले बात कर ली, पाउडर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। बात करेंगे तीन प्रॉपर्टीज है कि हमने पहली बात की, यहाँ पे देखें प्लेन ऑफ क्लीवेज की बात कर ली, फिर हमने बात की थी शेप की बात की थी, शेप कैसी है, और फिर हमने पहली बात की थी कि मेल्टिंग पॉइंट कैसा है। तो तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपैरिजन में याद कर ली। तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से याद कर ले तो आपके बोर्ड के पेपर के अंदर जो मार्क्स है 4 या 5 जितने मार्क्स भी हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो 4 के 4 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एलोट्रॉपी को और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन को। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एलोट्रॉपी की। एलोट्रॉपी के ऊपर बोर्ड के पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एलोट्रॉपी एंड व्हाट आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो इस लेक्चर के अंदर हम इन बातों को डिस्कस करेंगे, अच्छे से देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो जाए। एलोट्रॉपी का वर्ड देखा, एलोट्रॉपी को डिफाइन करो, एलोट्रॉपी होती क्या है। तो एलोट्रॉपी को हम डिफाइन करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, इसको डिफाइन करो एग्जिस्टेंस of element more than one crystalline form। एक एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर पाया जाना, जिसके अंदर क्या होगा, एक एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर पाया जाना जिसके अंदर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। डिफरेंस किस में आएगा, डिफरेंस आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। बात करें एलोट्रॉपी क्या होती है कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर पाया जाना जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सारी की सारी क्या होंगी, सेम होंगी। और फर्क किस में आएगा, फर्क आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। अब इसकी रीजन क्या है, एलोट्रॉपी की एलोट्रॉप्स की रीजन क्या है, इसकी 2 या 3 रीजन आपको बता देता हूं। इसकी रीजन, पहली रीजन तो है या तो किसी एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर पाया जाना, एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर पाया जाना। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं लिखता हूं मोर देन, एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट में पाया जाना। एक एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का मोर देन 1 फिजिकल, यहां पे लिखो एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, एक्सिस्टेंस ऑफ एलिमेंट मोर देन 1 फिजिकल स्टेट, एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट में पाया जाना। मिसाल के तौर पे अगर आप कार्बन लो तो कार्बन किस फॉर्म के अंदर पाया जाता है, देखिए कार्बन सूट की फॉर्म में भी पाया जाता है, कार्बन जो है काजोल की फॉर्म में भी पाया जाता है, कार्बन जो है वो डायमंड की फॉर्म में भी पाया जाता है, कार्बन जो है ग्रेफाइट की फॉर्म में भी पाया जाता है। बात की है कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट के अंदर पाया जाना। अब इनमें बाद सॉलिड्स हैं और बाद जो है वो किस फॉर्म के अंदर होंगे, इस तरह बात करें आपको कि एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट्स के अंदर पाया जाना। मिसाल के तौर पे कार्बन हो गया। दूसरी हम बात करेंगे अगर एलिमेंट को, एक मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एलिमेंट सेम हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ जो एटम्स है वो सेम नहीं है। दूसरी बात क्या है, मॉलिक्यूल्स के अंदर, दूसरी बात क्या है, मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स का सेम ना होना। मिसाल के तौर पे आप ले लो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन गैस है, ये भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और ये O3 ओजोन, ये भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल हैं लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एक के अंदर एटम्स कितने, 2, दूसरे के अंदर 3। तो इस तरह इसको क्या बोलते हो, एलोट्रॉप। या फिर तीसरी बात जो हमने ये यहाँ पे कर दी कि केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंस हो, उसको आप क्या बोलोगे, एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी के ऊपर हमने जनरल बात की।
एलोट्रॉपी के को हम डिस्कस करते हैं, फिर एलोट्रॉपी के कार्बन्स की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं कि कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कौन कौन सी है और क्या क्या है और उनके अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, उनके ऊपर सारी डिटेल डिस्कशन करते हैं। एलोट्रॉपिक क्या होता है, फिर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होता है कि एलोट्रॉपिक जिसमें एलिमेंट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाया जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पे एक बात आप नोट करें कि अगर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। अगर टेम्परेचर को आप चेंज करोगे, लेट्स सपोज कोई भी टेम्परेचर था जिसके ऊपर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे, चेंज इन टेम्परेचर, तो फिर इसके रिजल्ट में क्या होगा, एक नई एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आएगी। ठीक है, किसी भी अगर आप कोई भी एलिमेंट है उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के अंदर अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे, इस फैक्टर को चेंज करोगे, टेम्परेचर के चेंज करने से एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो है वो नहीं बनेगी, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स नहीं बनेगी। अब मिसाल के तौर पे देखें, सल्फर जो है हमारे पास S8 ये मॉलिक्यूल पाए जाते हैं दो फॉर्म्स के अंदर, दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के अंदर। कौन कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, एक आर्थोरोम्बिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और एक किस फॉर्म के अंदर होते हैं, मोनो क्लिनिक फॉर्म के अंदर। बात क्लियर। सल्फर S8 मॉलिक्यूल है जो कि दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं, कितने टेम्परेचर के ऊपर, 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। ऐसा टेम्परेचर, अब इसको ऐसे भी डिफाइन करिए, ये ऐसा टेम्परेचर है, इसको आप ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर आप इसको बोलते हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हो। या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ऐसा टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करें, क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। जहां पे दो, एक ये आ गई आपके पास, एक ये आ गई, दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स इक्विलिब्रियम के ऊपर एग्जिस्ट करे, वहां पे कोई टेम्परेचर होगा, जैसे 95.5 इक्विलिब्रियम के ऊपर ये टेम्परेचर है, इसको डिस्टर्ब करने से फॉर्म चेंज हो जाएगी, तो इस टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो आप ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में बोलोगे, इट इज द टेम्परेचर इन विच two electropic forms of any element, two electropic forms coexist in equilibrium is known as transition temperature। बात क्लियर यहां से। अब आ जाओ, जिस तरह S8 दो फॉर्म के अंदर पाया जा रहा है, इसी तरह इसके अलावा भी और बहुत सारे एलिमेंट हैं, क्रिएटिन, वाइटिन, उसकी फॉर्म के अंदर भी पाया जाएगा। हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे कि कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कौन कौन सी हैं और क्या क्या है। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कार्बन जो है वो तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है जो क्रिस्टलाइन होती है। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कौन कौन सी है इसकी, पहली है डायमंड, दूसरी इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, तीसरी इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है बकीबाल। तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी है, कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक, ये सारी की सारी इसकी क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसके इस लेक्चर के अंदर आप इन तीनों फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। डायमंड को उठाओ यहां से। डायमंड क्या होता है, डायमंड हमारे पास एग्जिस्ट करता है, डायमंड एग्जिस्ट करता है क्यूबिक फॉर्म के अंदर, क्यूबिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन के अंदर, इस डायमंड के अंदर कार्बन जो है, ईच कार्बन, यहां पे लिखो, कार्बन इज अटैच्ड टू carbon atom. One carbon atom is attached with another four carbon atoms. Carbon atom is attached with another four carbon atoms. बात क्लियर। एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा और फिर हर कार्बन जो है वो किसके साथ, मजीद चार के साथ जुड़ा होगा। इस स्ट्रक्चर को कुछ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक कार्बन आपके पास आ गया, ये कार्बन आपके पास जुड़ा है जी, फर्दर चार कार्बन के साथ, हर कार्बन जो है वो फिर जुड़ा है किसके साथ,
फर्दर देखिए हर कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्डिंग होगी, हर कार्बन की 4 कार्बन के साथ इस तरह बॉन्डिंग, ये फिर इसकी 3 बॉन्डिंग, फिर इसकी ये इस तरह बॉन्डिंग। हर कार्बन जो है वो 4, जैसे हमने कहा था कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है, इसके लास्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो हर कार्बन ने यहाँ पे क्या होते हैं 4 बॉन्ड बनाए होते हैं। हर कार्बन एटम ने, जिस तरह एक कार्बन है तो एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ेगा, और हर कार्बन फिर इस तरह किसके साथ 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा। सवाल ये इसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होगी? डायमंड के अंदर जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड चूंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। अब इस स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से इस किसके फॉर्म में अंदर होता है डायमंड, देखिए डायमंड हार्ड होता है, डायमंड हार्ड होगा, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड चूंकि स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से ये हार्ड है, ठीक हो गया। अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करो कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे हर कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ सही अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ अटैच्ड है। बात क्लियर? कोवेलेंट बॉन्ड भी है, हार्ड भी है। अगर ये चीज हार्ड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट। बात क्लियर? डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी वजह किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है? क्यूबिक फॉर्म के अंदर। और ये डायमंड किस किस मुल्क के अंदर पाए जाते हैं? ज्यादा ज्यादा साउथ अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, ब्राजील के अंदर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। डायमंड की बात क्लियर कि डायमंड एटॉमिक फॉर्म है जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, हर एटम जो है वो फर्दर 4 के साथ अटैच होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। इसका यूज क्या है, कहां कहां पे यूज किया जा सकता है डायमंड को? तो डायमंड को जेवरात के तौर पर, ऑर्नामेंट्स के तौर पर, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंटल यूजेस के पर्पसेस के लिए क्या होते हैं, पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जेवरात बनाए जाते हैं डायमंड, और ये सबसे ज्यादा महंगा होता है। यहां से बात की डायमंड के ऊपर हमने बात कर ली। नेक्स्ट आज जो ग्रेफाइट है, एक बात वहां पे रहेगी, क्या डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? सोचिए इस पे, नहीं करेगा। अब देखिए क्यों नहीं करेगा, हर कार्बन जो फर्दर 4 के साथ बॉन्डेड हो गया, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स न होने की वजह से ये बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात की इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती, और उस मूवमेंट की वजह से फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता है, कंडक्शन उसकी वजह से होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट जो है अब डायमंड क्यूबिक फॉर्म के अंदर पाया जा रहा था, तो ग्रेफाइट किस फॉर्म के अंदर जी? ग्रेफाइट हेक्सागोनल फॉर्म के अंदर पाया जाता है, हेक्सागोनल फॉर्म के अंदर पाया जाता है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट के अंदर क्या होते हैं, एटम किस तरह बॉन्डेड होते हैं? यहाँ पे फर्दर 3 के साथ, ईच कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम इज फर्दर attached with 3 कार्बन एटम। यहां पे डायमंड वाला चक्कर नहीं है कि हर कार्बन 4 के साथ बॉन्डेड होगा, यहां पे क्या है कि हर कार्बन जो है वो 3 के साथ बॉन्डेड है। किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल किस तरह होता है? ये हेक्सागोनल है, ठीक हो गया। अब ये हेक्सागोनल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, हर कार्बन जो है वो किसके साथ अटैच होता है? 3 कार्बन के साथ, और ये लेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। 2 बातें होगी। तीसरी बात ये है कि लेयर्स की फॉर्म में, शीट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, शीट्स की फॉर्म में, शीट्स या फिर लेयर्स। किस तरह लेयर्स जी? देखिए ये मिसाल के तौर पे एक ग्रेफाइट, उसके ऊपर, उसके बाद उसके नीचे एक और लेयर, ठीक हो गया। लेट्स सपोज ये इसको ड्रा करते हैं, जब मैं वैसे ड्रा कर रहा हूं, इसकी सही स्ट्रक्चर भी इस तरह होगी, मिसाल के तौर पे इस तरह। अब ये हो गया, ये जो शीट्स हैं एक दूसरे के ऊपर रखी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप ले लो कि एक कॉपी के ऊपर आप दूसरी कॉपी रखो, फिर उसके ऊपर तीसरी कॉपी, फिर चौथी कॉपी।
इस तरह की इसके ऊपर क्या बनी होती है, शीट्स बनी होती है, शीट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इस दोनों शीट्स के दरमियान ये जो है, ये इन शीट्स के दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, मैं यहाँ पे शीट्स के आगे लिख लेता हूं, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। उन वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल फोर्सेस बहुत ही वीक फोर्सेस होती है। वंडरवाल फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं, जो कि दो शीट्स के दरमियान पाई जाती हैं। अब ये वीक होने की वजह से ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। डायमंड हार्ड था, लेकिन ये क्या है, सॉफ्ट। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम। ग्रेफाइट होता क्या है, ग्रेफाइट पेंसिल का सिक्का, जो पेंसिल के अंदर सिक्का होता है उसको आप क्या बोलते हो, ग्रेफाइट होता है वो। और वो किस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, इस शीट्स की फॉर्म के अंदर। एक शीट के ऊपर दूसरी शीट, उसके ऊपर तीसरी शीट, उसके ऊपर चौथी शीट, शीट्स की फॉर्म में पाया जाता है। और उनके दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर डायमंड के मुकाबले में देखा जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा लो होगा मेल्टिंग पॉइंट डायमंड के मुकाबले में, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट डायमंड के मुकाबले में। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, जरूर करेगा। क्यों, हर कार्बन एटम जो है फर्दर 3 के साथ है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने की वजह से ये क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात क्लियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से फ्री मूवमेंट होगी, वहां से करंट मूव करके जा सकते हैं। तो ये सॉफ्ट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू डायमंड लो होगा। वो हार्ड था डायमंड, ये सॉफ्ट होते हैं। वो बैड कंडक्टर था, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये डायमंड के मतलब था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बकीबाल के ऊपर। थर्ड एलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कार्बन जो है वो बकीबाल है। बकीबाल, बकीबाल। अब मैंने यहाँ पे बकीबाल कुछ ड्रा करने की कोशिश की है, सही बन नहीं सकी, लेकिन एक्सप्लेन सही आपको हो जाएगी। अब बकीबाल क्या है, बकीबाल जो है रिसेंटली डिस्कवर हुआ है 1985 के अंदर, रिसेंटली डिस्कवर्ड इन 1985 के अंदर। और बकीबाल के अंदर 20 से लेकर 100 तक, 20 से लेकर 100 तक कार्बन एटम्स मौजूद हो सकते हैं। कंटेन 20 to 100 कार्बन एटम्स। ये थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जिसके अंदर 20 से लेकर 100 तक 100 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं। किस फॉर्म के अंदर पाया जा सकता है, पेंटागोनल फॉर्म के अंदर भी पाया जाता है, पेंटागोनल फॉर्म के अंदर ही पाया जाता है, और हेक्सागोनल के अंदर भी पाया जाता है। हेक्सागोनल का मतलब है, जिस तरह हमने ये ड्रा किया, ये देखिए ये हेक्सागोनल, ठीक हो गया। पेंटागोनल ये आ गए, जिसकी 5 साइड होंगी वो पेंटागोनल, जिसकी 6 साइड्स होंगी वो क्या होगा, हेक्सागोनल। अब ये देखिए, ये हमने ड्रा कर दिया। पहली बात कर ली, डिस्कवर कब हुआ था, 1985 के अंदर डिस्कवर हुआ। हेक्सागोनल और पेंटागोनल फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। 20 से लेकर 100 तक जो है ये कार्बन आइटम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। नाम के ऊपर अगर आप गौर करो तो बकीबाल, इसको बाल कहा गया है, कौन सा। अब देखें, ये अंदर से बिल्कुल खाली होता है। ये मैंने इसलिए ड्रा किया, जिस तरह फुटबॉल होता है, फुटबॉल जो है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फुटबॉल लाइक होती है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि अंदर से खाली होती है। और किस तरह, केज नुमा, पिंजरा, केज की तरह अंदर से खाली होती है। 5 कार्बन पेंटागोनली या फिर हेक्सागोनली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, अंदर से खाली होते हैं। इसको मैं अंदर से इस तरह बता दूं, ये देखें, जिस तरह फुटबॉल जो है वो अंदर से बिल्कुल खाली होता है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर फुटबॉल लाइक कह दी गई। अंदर से केज पिंजरे की तरह होता है, इसके अंदर हेक्सागोनल और पेंटागोनल अरेंजमेंट होती है। अब ये यूज कहां पे होता है, क्या ये अच्छा कंडक्टर होगा कि नहीं होगा, ये भी क्या है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, ये भी गुड कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है, कंडक्ट करेगा। ग्रेफाइट को हमने छोड़ दिया था कि
ग्रेफाइट के यूजेस क्या हैं, तो ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है उन जगहों पर जहां पे मशीनरी के अंदर, उन जगहों पर एज अ लुब्रिकेंट इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पे ऑयल नहीं पहुंच सकता, वहां पे ग्रेफाइट को इस्तेमाल किया जाता है। बकीबाल को भी एज अ लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल किया जाता है, एज अ सेमीकंडक्टर भी इस्तेमाल किया जाता है और एज अ सुपर कंडक्टर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड के ऊपर बात की, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, फिर उसके बाद एलोट्रॉपिक को डिस्कस किया और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन के ऊपर बात की कि डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबाल के ऊपर वन बाय वन बात की। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछें, या फिर मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी, वहां पे आप मेल करके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। वीडियोस को देखते रहे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड मजीद अच्छी वीडियोस जो वो टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।